Assalamualaikum and welcome again to my YouTube channel. हमने कैम्ब्रिज IGCSE एंड ओ लेवल्स बायोलॉजी कोर्स शुरू किया है। टॉपिक नंबर 4 तक हम पहुंच गए हैं एंड टॉपिक नंबर 4 आप लोगों का है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। हमने इस चैप्टर में प्रोटीन के हवाले से डिस्कस करना है कि ये क्या होते हैं, कैसे बनते हैं एंड इसका रोल क्या होता है। हमने इस चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट्स के हवाले से डिस्कशन करनी है, लिपिड्स या फैट्स या ऑयल के हवाले से हमने डिस्कशन करनी है और साथ में हमारी डिस्कशन DNA के हवाले से होगी या दूसरे अल्फाज में न्यूक्लिक एसिड के हवाले से हमारी डिस्कशन होगी। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने ये जो टॉपिक है ये पूरे का पूरा सिलेबस से दिखा देता हूँ। सो अगर आप लोग ओ लेवल्स बायोलॉजी और IGCSE बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो एक दफ़ा देख ले तो टॉपिक नंबर 4 आप लोगों को बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहा है और यहाँ पर भी आप लोगों को टॉपिक नंबर 4 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहा है। जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के हम इसके कंटेंट्स ओपन कर देते हैं, आउटलाइन ओपन कर देते हैं दोनों सिलेबस का। सो ओ लेवल्स बायोलॉजी में यहाँ पर जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, DNA एंड उसी के साथ साथ एसोसिएटेड यहाँ पर कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं। जिस तरह आप लोगों को यहाँ पर मज़ीद भी लिपिड, DNA, सेल्यूलोज ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स नज़र आ रहे हैं, प्रोटीन नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल टेस्ट है उसके हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। अगर इन केस आप लोग IGCSE सिलेबस देखते हैं तो यहाँ पर भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स वगैरह के हवाले से डिस्कशन है, DNA के हवाले से हमारी डिस्कशन होगी। इसी के साथ साथ जिस तरह आप लोगों को ओ लेवल्स बायोलॉजी में यहाँ पर स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन वगैरह के हवाले से डिस्कशन नज़र आई है तो यही डिस्कशन हम IGCSE बायोलॉजी में भी करेंगे। सो मैं जस्ट ये बताना चाहता हूँ कि ऑलमोस्ट सेम है, इनमें कोई ख़ास डिफरेंसेस नहीं है। जहाँ जहाँ डिफरेंस होगा उसका मैं फिर जिक्र करूँगा। सो सबसे पहले हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का जो इंट्रोडक्शन है वो डिस्कस कर लेते हैं कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम मुश्किल टॉपिक्स की तरफ जाते हैं और डिस्कशन कर लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर को हम कैसे डिस्कस करेंगे। सो गौर से आप लोगों ने इंट्रोडक्शन सुनना है, ये हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा इस वाले टॉपिक का। मैंने यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिखा है, टू अंडरस्टैंड लाइफ वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट लाइफ इज मेड ऑफ। जाहिर सी बात है कि हमने अगर इनकेस लिविंग थिंग्स को समझना है, लिविंग थिंग्स को अंडरस्टैंड करना है तो हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि ये बने किस चीज़ से है। हम लिविंग थिंग्स को तभी अंडरस्टैंड कर सकते हैं जब उसके छोटे छोटे जो यूनिट्स होते हैं, स्मॉल यूनिट्स होते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सके। इसी वजह से जब हम लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं तो हमें आइडिया होता है दैट एवरी लिविंग थिंग i.e. प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, एवरी लिविंग थिंग दे आर मेड ऑफ सेल्स। तो जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि तमाम के तमाम लिविंग थिंग्स किस चीज़ से बने होते हैं, सेल्स से बने होते हैं। आप लोगों ने पहले भी ये डिस्कस किया है और बाद में भी ये डिस्कस करेंगे कि एवरी लिविंग थिंग ऑन दिस प्लेनेट इज मेड ऑफ सेल। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि लिविंग थिंग सेल से तो बने होंगे, ये आइडिया हमें मौजूद है, हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास स्टोर्ड है, लेकिन द क्वेश्चन इज कि ये सेल्स खुद किस चीज़ से बने हैं। तो आप लोग याद रखेंगे कि ये सेल्स बने होते हैं सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस से। All the cells you need to remember are made of certain chemical substances and these chemical substances are called biological molecules. तो आसान अल्फाज में आप लोग डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ यूनाइट हो जाते हैं, यूनियन के रिजल्ट में ये सेल बना लेते हैं एंड सेल्स फिर एक दूसरे के साथ यूनाइट हो जाते हैं एंड ये एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, या दूसरे अल्फाज में ये किसी भी लिविंग थिंग को फॉर्म कर देते हैं। तो अगर हमें लिविंग थिंग को अंडरस्टैंड करना है, हमें सेल्स को अंडरस्टैंड करना होगा और अगर हमने सेल्स को अंडरस्टैंड करना है तो हमें इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना होगा। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आर special type of large complex molecules that are rare or absent in living things. You need to remember कि हम इनको biological molecules बोलते ही इस वजह से है because they are found in the bodies of living things only.
आपको पता होना चाहिए कि ये नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर नहीं होते। हमारा ये जो कंप्यूटर है, हमारा ये जो लैपटॉप है, हमारे मेरे पास राइटिंग पेन जो है, ये सारे के सारे नॉन लिविंग थिंग्स है। तो आप बोलेंगे कि इसमें बायो मालिक्यूल्स नहीं होते, बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स में होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स कंटेन्स कार्बन। याद रखना है आप लोगों ने कि स्टार्ट में मैंने बिल्कुल जिक्र किया है प्रोटीन का, साथ में मैंने जिक्र किया है कार्बोहाइड्रेट्स का, साथ में मैंने जिक्र किया है डीएनए का, मैंने फैट्स का जिक्र किया है। यू नीड टू रिमेंबर दैट द बैकबोन ऑफ ऑल ऑफ दीज मालिक्यूल इज मेड बाय कार्बन। जितने भी बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स होते हैं, आप याद रखेंगे कि उनका जो बैकबोन होता है वो कौन बना रहा होता है, कार्बन बना रहा होता है। इन तमाम के तमाम बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स में कार्बन मौजूद होता है। कार्बन is essential because carbon atom can join together to form long chain or ring structure, allowing biological molecules to become very large। लिखा है कि ये जितने भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है, इसमें कार्बन का इंपॉर्टेंस क्या है। सो इस वाले सेंटेंस के अंदर मैं ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं कि कार्बन एटम एक दूसरे के साथ यूनाइट होते हैं, डिफरेंट अंदाज में एक दूसरे के साथ अरेंज होता है, और कभी कभार ये एक लॉन्ग चेन किसी मालिक्यूल का बना देते हैं, कभी रिंग के फॉर्म में बना देते हैं। सपोज करते हैं फॉर वाइल में अगर एक लॉन्ग चेन बना रहा हूँ ग्लूकोज का तो ऐसे अंदाज में बन जाएगा, लेकिन अगर इन केस में रिंग फॉर्म बनाना चाहूँ तो वो ऐसे अंदाज में एक रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये कार्बन को क्रेडिट जाता है कि वो ये कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल्स बना रहा है या लार्ज मालिक्यूल्स बना रहा है। Along with carbon, hydrogen, oxygen are also present and nitrogen is present sometimes as well. सो मैंने वहां पर जिक्र किया है कि तमाम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एलिमेंट है, जो बैकबोन है, वो कार्बन तो है, लेकिन कार्बन के अलावा भी आप डिस्कस करेंगे कि उसमें चीज़ें मौजूद हो सकती है। फॉर एग्जांपल यू नीड टू रिमेंबर कि हाइड्रोजन भी इसमें मौजूद होता है, ऑक्सीजन भी इसमें मौजूद होता है। सो आपको अभी एक एमसीक्यूज के लिए आइडिया होना चाहिए, पेपर 1 के लिए स्पेशली आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि जितने भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं उन सब में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है एंड ऑक्सीजन मौजूद होता है। कुछ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में नाइट्रोजन भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि नाइट्रोजन सब में मौजूद हो, लेकिन हो सकता है। जिस तरह मैंने आप लोगों के सामने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, प्रोटीन में आप डिस्कस करेंगे कि नाइट्रोजन मौजूद होता है, डीएनए में आप लोग डिस्कस करेंगे कि नाइट्रोजन मौजूद होता है। सो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो है ही, लेकिन नाइट्रोजन भी हो सकता है। मोस्ट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आर बिल्ट फ्रॉम रिपीटिंग सबयूनिट्स कॉल्ड मोनोमर्स। जिस तरह हमने स्टार्ट में यहाँ पर डिस्कस किया है कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कॉमनली अगर देखा जाए तो ये लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, दूसरे अल्फाज में आप लोग बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। द क्वेश्चन इज कि ये इतने लार्ज मॉलिक्यूल्स है, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, तो ये खुद किस चीज़ से बने होते हैं। सो यहाँ पर मैंने जिक्र किया है कि ये जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और डीएनए, ये स्मॉल सब यूनिट से बने होते हैं, स्मॉल यूनिट से बने होते हैं, और उन स्मॉल यूनिट्स को हम मोनोमर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग डिस्कस करेंगे कि when many monomers are joined together by chemical bonds, the resulting large complex molecule is called polymer। सपोज करते हैं फॉर वाइल कि ये एक यूनिट है, ये दूसरा यूनिट है, ये तीसरा सब यूनिट है, ये छोटे छोटे ये स्मॉल सब यूनिट्स यूनाइट टुगेदर और ये यहाँ पर पूरे का पूरा एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना देते हैं। दिस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, आप लोग बोलेंगे, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। सो हम ये कंसिडर करेंगे कि ये स्मॉल सब यूनिट्स है, मोनोमर्स है, और ये हम कंसिडर करेंगे कि ये लार्ज मॉलिक्यूल बन गया है, इसको हम पॉलीमर नाम देंगे। सो मोनोमर्स हमेशा सिंपल होते हैं और पॉलीमर आप डिस्कस करेंगे कि ये हमेशा कॉम्प्लेक्स होता है। इसी वजह से मैंने लिखा है कि मोनोमर्स रिएक्ट टुगेदर और आप बोलेंगे कि पॉलीमर्स बनाएंगे। अब हमने ये वाला पॉइंट जस्टिफाई करना है, कहीं ना कहीं एग्जाम्पल लेना है। फॉर एग्जाम्पल
हम कुछ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं जिनका नाम है पॉलीसैकेराइड्स। अगर इन केस में पॉलीसैकेराइड्स की जगह कार्बोहाइड्रेट लफ्ज़ यूज़ कर लेता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों सेम है। कार्बोहाइड्रेट्स के इनसाइड ये इंक्लूडेड होता है। ये जो पॉलीसैकेराइड्स आप लोग देख रहे हैं ये कार्बोहाइड्रेट में आता है, ये उसका हिस्सा होता है। These polysaccharides are made of simple glucose। आप लोग डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे ग्लूकोज एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और रिएक्शन करते करते वो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना देते हैं और इस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। सो ग्लूकोज के यूनियन से ग्लूकोज मोनोमर हो जाएगा और जब वो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना देंगे तो वो पॉलीमर हो जाएगा। प्रोटीन विच आर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन आप लोग डिस्कस करेंगे कि किस चीज से बने होते हैं। दे आर मेड ऑफ स्मॉल यूनिट्स एंड दीज यूनिट्स आर कॉल्ड अमाइनो एसिड। तो ये देख ले, बहुत सारे अमाइनो एसिड यूनाइट टुगेदर एंड दे मेक प्रोटीन। एंड डीएनए विच इज मेड ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो उसमें भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि स्मॉल सब यूनिट्स यूनाइट टुगेदर हो जाते हैं एक दूसरे के साथ और आप बोलेंगे कि वो डीएनए बनाते हैं। सो न्यूक्लियोटाइड मोनोमर है किसका? ये डीएनए का मोनोमर है। अमाइनो एसिड आप लोग याद रखेंगे कि ये मोनोमर है ऑफ दिस प्रोटीन। एंड ग्लूकोज आप लोग डिस्कस करेंगे कि दे आर मोनोमर्स ऑफ द पॉलीसैकेराइड्स। ये जो इस पेज पे हमने जितनी भी डिस्कशन की है इसको मैं 1 मिनट के लिए समराइज कर देता हूं और फिर एक दो बातें इसमें और ऐड कर लेते हैं, ये फिर लेक्चर खत्म हो जाएगा। मैंने सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को ये आइडिया दिया है सबसे पहले पॉइंट में कि लाइफ को अगर हमें अंडरस्टैंड करना है तो हमें ये समझना है कि लाइफ बना किस चीज़ से है। तो जब हम लिविंग थिंग्स को देखते हैं हमें आइडिया होता है कि लिविंग थिंग्स तो सेल से बने हैं और सेल्स को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कुछ केमिकल से बने हैं। इन केमिकल्स को हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को अगर देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा लार्ज होते हैं और लार्ज होने के साथ साथ कॉम्प्लेक्स होते हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स में होंगे, इसी वजह से इसको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ये लार्ज और कॉम्प्लेक्स क्यों है? तो इसका सारे का सारा क्रेडिट जाता है कार्बन एटम को। कार्बन एटम डिफरेंट तरीक़ों से अरेंज हो जाता है और अरेंज होके कभी कभार वो एक लॉन्ग चेन में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना देगा और कभी वो रिंग फॉर्म बना देगा जो कि कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। सिर्फ और सिर्फ कार्बन इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में नहीं होता, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन भी हो सकता है। एंड समटाइम्स यू नीड टू रिमेंबर दैट नाइट्रोजन कैन बी पार्ट ऑफ द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एज वेल। जिस तरह प्रोटीन में और डीएनए में आप लोग डिस्कस करते हैं नाइट्रोजन मौजूद होता है। चूंकि हमने डिस्कस किया है कि these biological molecules are complex in nature, they are large molecule having higher molecular weight, so they are always composed of certain small subunits and these small subunits are called monomers। मोनो का मतलब आप लोग लेंगे वन, यहाँ पर वन होगा। एंड पॉली का मतलब आप लोग लेंगे सेवरल। तो जब सेवरल मोनोमर्स कंबाइन हो जाते हैं तो वो क्या बना देंगे? यहाँ पर एक पॉलीमर बना देंगे। सपोज करते हैं फॉर वाइल कि पॉलीसैकेराइड एक पॉलीमर है और इसके जो मोनोमर्स है वो ग्लूकोज होंगे। प्रोटीन एक पॉलीमर है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और इसके जो अमाइनो एसिड्स होंगे वो मोनोमर्स है। डीएनए एक पॉलीमर है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। न्यूक्लियोटाइड्स इसके स्मॉल सब यूनिट्स होंगे। ये यहां तक समरी हो गई है। A key idea in biology is that polymer have different properties from monomers। अब चूंकि जाहिर सी बात है कि मोनोमर स्मॉल इन साइज है, सिंपल मॉलिक्यूल्स है, जैसे ही ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड्स बनाते हैं तो बॉन्ड के रिजल्ट में ये तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं, तो इसी वजह से इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज हो जाते हैं। सो पॉलीमर के कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज जो है वो अलग होंगे, जबकि मोनोमर के प्रॉपर्टीज आप लोग डिस्कस करेंगे वो अलग होंगे। जब ये इंडिविजुअली यहाँ पर सेपरेट अकर हो रहे हो तो ये मोनोमर है, लेकिन जब ये कंबाइन हो तो इसको हम पॉलीमर नाम देंगे। This difference allow them to perform specific function in living organisms। इसी वजह से जब ये सेल के अंदर एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, सपोज करते हैं फॉर वाइल ग्लूकोज अलग हो तो उसके जो
फंक्शन होगा सेल में वो अलग होगा, लेकिन व्हेन ग्लूकोज यूनाइट टुगेदर एंड फॉर्म समथिंग अदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो अलग होंगे और उसका फंक्शन भी क्या हो जाएगा, वो सेपरेट हो जाएगा। ग्लूकोज अगर इनकेस आइसोलेटेड फॉर्म में मौजूद हो तो वो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, बट इफ यही ग्लूकोज सेल्यूलोज बना लेता है तो वो सेल वॉल का हिस्सा बन जाएगा, फंक्शन उसका अलग अलग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, glucose is very soluble in water and has no strength. ग्लूकोज सॉल्युबल इन वाटर है, ये बात आप लोगों ने नोट करनी है और इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ के साथ इसका कोई रोल नहीं है। हाउएवर cellulose which is made of many glucose unit is insoluble and very tough। तो आप देख ले, सेवरल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे, और यूनाइट होके आप डिस्कस करेंगे कि एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्म कर देंगे। दैट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज कॉल्ड सेल्यूलोज। यहाँ पर मैं एक ग्लूकोज, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा ग्लूकोज यूनाइट करके सेल्यूलोज फॉर्म कर रहा हूं। ग्लूकोज में कोई स्ट्रेंथ नहीं है, सॉल्युबल इन वाटर है, लेकिन सेल्यूलोज में स्ट्रेंथ है और आप बोलेंगे कि इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। सो आप लोग देखें कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके उनके प्रॉपर्टीज भी चेंज हो रहे हैं और उनके फंक्शंस भी चेंज हो रहे हैं। वंस दीज मॉलिक्यूल्स formed and become organized into cells, they needed to be maintained। अब सेल के अंदर ये ग्लूकोज, सेल्यूलोज वगैरह सब कुछ मौजूद है, लेकिन जब ये सेल के अंदर मौजूद है तो इनको क्या करना पड़ेगा, मेंटेन भी करना होगा। मेंटेन मीन कि कॉन्स्टेंटली इनको फॉर्म भी होना पड़ेगा, क्योंकि जब सेल्स डिवाइड होते हैं तो जाहिर सी बात है कि नए नए मॉलिक्यूल्स बाहर से चाहिए होंगे, नया नया कोई ना कोई कंटेंट्स या मटेरियल उसको चाहिए होंगे। इसी वजह से cells require chemical substances to make new cytoplasm and to release energy for life processes। इसी वजह से सेल क्या कर रहा होता है, मुसलसल उनको रिक्वायरमेंट होती है, मुसलसल ये सारी की सारी चीजें उनको रिक्वायर्ड होती हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, ये सारे के सारे सेल्स को ये कंटेंट्स चाहिए होते हैं। Therefore, organisms must take in food to supply their cells with these substances। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ का इनटेक करना पड़ेगा, तभी सेल जो है वो क्या कर सकता है, सरवाइव कर सकता है। However, cells are often specialized and perform different functions, so their exact need may vary। याद रखना है आप लोगों ने कि अभी आप लोगों ने डिस्कशन की है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और डीएनए हमारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है। अभी आप लोगों ने डिस्कस किया है कि ये सेल्स को रिक्वायर्ड है, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि इन सब को हम एग्जैक्टली इक्वल अमाउंट में हम इसका इनटेक करेंगे। हम इसका एग्जैक्ट इक्वल अमाउंट में इनटेक इस वजह से नहीं करेंगे क्योंकि ये डिफरेंट फंक्शंस प्ले कर रहे होते हैं, डिफरेंट रोल्स प्ले कर रहे होते हैं सेल के अंदर। इसी वजह से इनका जो रिक्वायरमेंट है सेल को, वो क्या होगा, वो अलग अलग होगा, क्योंकि सेल के अंदर इसका जो अमाउंट है वो अलग अलग है। मैं अभी टेबल दिखाऊंगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन से कम है और कौन से ज्यादा है। डिस्पाइट दिस स्पेशलाइजेशन, ऑल सेल्स हैव बेसिक रिक्वायरमेंट। ऑल्दो सारी की सारी चीज़ें सेल को चाहिए, डिफरेंट अमाउंट में चाहिए, लेकिन चाहिए। सेल को वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, मिनरल्स चाहिए और कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स वगैरह चाहिए, एंड सो ऑन। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स उनको चाहिए। ये मैंने एक टेबल लिया है, एक बुक से मैंने ये टेबल लिया है, आप लोगों की रेकमेंडेड बुक्स है, उसी से मैंने ये लिया है। जस्ट आप लोगों को आइडिया हो जाए कि सेल के अंदर जो मोस्ट अबंडेंट बायो मॉलिक्यूल है वो कौन सा है। सो वाटर सेल में सबसे हाईएस्ट अमाउंट में होता है, और अगर आप लोग प्रोटीन एंड लिपिड्स के अमाउंट को देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट में यहाँ पर इस टेबल के अकॉर्डिंग नजर आ रहा है। अगर इनकेस कहीं एग्जामिनर आपसे पूछता है कि लीस्ट अमाउंट में कौन सा बायो मॉलिक्यूल चाहिए स्पेशली इनमें, तो आप बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स का रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये हमारे लिए इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। जिस तरह मैंने आप लोगों को अभी ऊपर बताया है कि सेल के हर एक सेल की रिक्वायरमेंट अलग अलग है इन चीज़ों की, तो ये तमाम के तमाम डिफरेंट अंदाज में क्या करना होगा, सेल को प्रोवाइड करने होंगे। ये जो जितनी भी बातें हमने डिस्कस की है, अगर आप लोग नोटिस कर ले, सो एवरी डिस्कशन इज समहाउ रिलेटेड टू ईदर प्रोटीन, डीएनए
आरएनए, कार्बोहाइड्रेट, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के साथ रिलेटेड है। चूंकि हमने इस चैप्टर में यही मॉलिक्यूल्स पढ़ने हैं, इसी वजह से हमें क्या करना होगा, इन मॉलिक्यूल्स को अंडरस्टैंड करना होगा। सो मैंने लिखा है कि दिस इज वाई इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द 4 मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आई कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, फैट्स एंड प्रोटीन। ये 4 कंपोनेंट्स हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, 4 कंपोनेंट्स हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और मैंने यहाँ पर जस्ट एक सिंपल सा एक फ्लो चार्ट बनाया है कि सिंपल केमिकल्स रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वो रिएक्ट करते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स फिर सेल बनाते हैं और सेल फिर किसी लिविंग थिंग को फॉर्म कर लेते हैं, कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। सो ऑल्दो इस लेक्चर में कोई बहुत ख़ास बातें, ज़्यादा बातें या ज़रूरी बातें तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, इन लिविंग थिंग्स के बॉडीज़ बने होते हैं सर्टन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से, और ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और इसके साथ साथ डीएनए। ये सारे के सारे होंगे। हम आगे वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या क्या करते हैं एंड सो ऑन। सो अगर आप लोगों को लेक्चर की समझ आ गई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स अगर आप लोग मेरे देखना चाहे तो भी मुझे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज मुझे कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर वहाँ पर जो मेरा चैनल है उस पर दिया गया है, और मैं जब जब मौका मिलता है तो मैं लेक्चर्स अपलोड करूँगा। अगर मेरी आप लोगों ने ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेनी है कैम्ब्रिज IGCSE एंड ओ लेवल्स बायोलॉजी की, तो उसके हवाले से भी मैसेज कर सकते हैं। बाकी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर लें और मेरे चैनल अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देख ले। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।